नेक्स्ट हमारी क्लास जो है आज की वो है फैटी एसिड। ठीक है, आज में हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड के बारे में कि भाई फैटी एसिड होता क्या है। तो बेसिकली हम फैटी एसिड को पहले पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। देखो फैटी एसिड, ठीक है, तो जब भी आप फैट को तोड़ोगे, जो हम फैट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप लिपिड भी बोलते हो ना, फैट को लिपिड बोलते हैं हम। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन को आप हाइड्रोलाइसिस ही बोलते हैं, ब्रेकडाउन ही कोई क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस या फिर ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में टूटती है किसकी हेल्प से, O2 की हेल्प से। ठीक है, इसको ऑक्सीजनेशन बोल सकते हो या फिर हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, जब लिपिड को हाइड्रोलाइज किया जाएगा या उसको तोड़ा जाएगा तो उसके अंदर से क्या निकलता है आपका, उसके अंदर से जो प्रोडक्ट निकलता है जो हमारी बॉडी में यूज़ होता है वो होता है आपका फैटी एसिड। ठीक है, वो कहलाता है आपका फैटी एसिड। ठीक है, इसी के हम डिस्कस करेंगे आज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई फैटी एसिड होता क्या है, क्या काम होता है, क्या क्या रोल प्ले कर रहा होता है बॉडी के अंदर, उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं फैटी एसिड। द फैटी एसिड आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ हाइड्रोकार्बन चेंज। मतलब देखो, जब आप इसका फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसके आसपास क्या होंगी, हाइड्रोकार्बन की चेन्स प्रेजेंट होंगी। ये इसका एक केमिकल फार्मूला हो गया, समझ गए। दूसरी स्पेशल बात, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होता है आपके, सॉल्युबल इन वाटर। ये याद रखना। देखो फैट जो होता है, कभी भी जो फैट होता है ना आपका, वो कभी भी फैट जो आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होता है फैट। ठीक है, बट जब वो एक बार फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब आपका फैट क्या हो जाएगा, टूट के फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो फैट सॉल्युबल आपका क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबल। ठीक है, समझ गए। तो फैट जो होता है आपका, फैट कभी भी क्या होता है आपका, वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, बट जब आपका फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तब आपका वो क्या हो जाता है, वाटर सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड वाया सीरम एल्बुमिन। ठीक है, हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में फैटी एसिड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना है, तो वो कैसे जाएगा, तो वहाँ पे जो आपका सीरम एल्बुमिन होता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना आपका, क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो आपने वहाँ पे लिपोप्रोटीन के अंदर पढ़ा था कि उस वाले लिपोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन सा प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा, वो प्रोटीन होता है आपका कौन सा, आपका एल्बुमिन ही होता है। तो वो काम क्या कर रहा होता है आपका, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है किसके, आपके फैटी एसिड वगैरह को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बॉडी के अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस को में ले जाने, अगर पहुँचाना है आपको। मान लो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल मैं आपको बताया था, यहाँ पे मान लो आपका यहाँ पे लीवर था, ठीक है, ठीक है, ये लीवर हमने बना लिया। ठीक है, अब लीवर में आपको पता है बहुत सारी पोर्टल सर्कुलेशन होती है, लीवर में आपको पता है बहुत सारी पोर्टल सर्कुलेशन होती है, इसकी कई सारी ब्रांच निकल रही होती हैं। ठीक है, अब इस लीवर से मान लो हमारे जो आपका लीवर है, यहाँ से उसको कहाँ पे पहुँचाना है आपके, लिपिड को पहुँचाना है हमारे डिस्टल ऑर्गन्स, मान लो लंग्स तक पहुँचाना है, मान लो लंग्स तक उस लिपिड को पहुँचाना है, सपोज करो, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में लिपिड की ज़रूरत होती है, लिपिड बहुत सारे काम कर रहा होता है, तो लंग्स में पहुंचाना है मान लो, ठीक है, सर्फेक्टेंट वगैरह प्रोड्यूस करना, कुछ भी करना है। उस कंडीशन में जो लीवर से यहाँ से जो लीवर से जो लिपिड को यहाँ पे ले जाया जाएगा, वो कौन लेके जाएगा आपका, वो ब्लड के अंदर जो एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन। ठीक है, ब्लड के अंदर जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ना, एल्बुमिन, वो काम करता है ये। ठीक है, तो फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, वो होता है आपका सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन मतलब जो आपके ब्लड के अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट है, उसकी बात की जा रही है इधर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फैटी एसिड आर यूज टू प्रोड्यूस। अब फैटी एसिड किस लिए आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है, क्या किस लिए आपकी बॉडी में फैटी एसिड बनाया जा रहा है, तो क्या क्या करता है आपका, देखो प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोलिपिड बनाने में हेल्प करता है, फॉस्फोलिपिड बनाने में हेल्प करता है, स्टेरॉइड बनाने में हेल्प करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने में हेल्प करता है, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बनाने में हेल्प करता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में फैटी एसिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा, पढ़ चुके हो आप, फॉस्फोलिपिड आपने पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जैसे आपका एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के लोकल हार्मोन्स होते हैं। इन सभी को बनाने में क्या करता है हमारा फैटी एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसका बॉडी में क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए इसको फैट से तोड़ के किस में कन्वर्ट कराया जा रहा होता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कराया जा रहा होता है, ताकि इससे अलग अलग चीज़ें बनाई जा सके बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं चार बेसिक या चार मेन फंक्शन जो हमारे किसके होते हैं फैटी एसिड के, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला का फंक्शन क्या होगा कि ये क्या होता है, हमारी कंस्टिट्यूएंट्स होता है मेम्ब्रेन का, क्योंकि आप फॉस्फोलिपिड पढ़ चुके हो और आप जानते हो कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन का क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है, और वो बनाई किससे, फैटी एसिड से। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया। ठीक है, कि ये क्या होगा आपका, मेन कंपोनेंट होगा किसका, मेम्ब्रेन्स का,
नेक्स्ट दे एक्ट एज एनर्जी स्टोर्स। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारी बॉडी में देखो नॉर्मली हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को यूज़ करती है एनर्जी के सोर्स के रूप में, बट हमारी बॉडी में फैट भी स्टोर्ड होता है। और फैट क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा ना, ग्लूकोज तब क्या होगा, एक्ट करता है। तो एक तरह का स्टोरेज एनर्जी होती है हमारी बॉडी की, स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी जो पड़ी होती है वो फैट ही होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट दे मॉडिफाई प्रोटीन्स कोवेंटली, ठीक है। अब ये देखो आप जब पढ़ोगे ना स्टेरॉइड्स हार्मोन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि आपका जो फैटी एसिड है कैसे आपका प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके अलग अलग चीज़ें बनवा देता है। जैसे आपने हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पढ़ लिया था, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स सर्व एज हार्मोन्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके हार्मोन्स हो गए, एंड इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स, ठीक है। कि जो आपके फैटी एसिड होंगे इनके जो डेरिवेटिव समझते हो आप, डेरिवेटिव्स जो इनसे बनने वाले, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो भी फैटी एसिड से चीज़ बनेगी। जैसे फैटी एसिड से क्या क्या बन रहा है आपने पढ़ ही लिया, मैं लिख भी देता हूँ एक बार कि फैटी एसिड से क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं, इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या होंगे। देखो फैटी एसिड ये रहा आपका, ठीक है। और फैटी एसिड से क्या क्या चीज़ें बनती है बॉडी के अंदर, पहला हो गया आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि लेबर पढ़ोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आएगा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इन्हीं को आप लोकल हार्मोन के नाम से भी जानते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को अब क्या बोलते हो, लोकल हार्मोन, लोकल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या बनाता है आपका, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्टेरॉइड हार्मोन हमारी बॉडी में दो ही होते हैं, एक तो होता है आपका एपिनेफ्रिन, एक होता है आपका एपिनेफ्रिन, एक होता है आपका एंड नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, स्टेरॉइड वाले, कौन कौन सा आपका एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने आपको बता ही दिया। ये सारे क्या होता है कि फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आपका डेरिवेटिव होता है फैटी एसिड का, वो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इसको मत भूल जाना। कोलेस्ट्रॉल वैसे तो बॉडी में बेकार होता है, बट अगर लिमिटेड अमाउंट में है कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल भी इसके डेरिवेटिव्स होते हैं सारे, किसके, फैटी एसिड के, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की, कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं फैटी एसिड के। तो देखो इनके ना कई सारे क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड के, ठीक है। जैसे चेन के अकॉर्डिंग हो गया, ऑड इवन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू लेंथ के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर कितने हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसके अकॉर्डिंग इनके क्या दे रखे, टाइप दे रखे हैं। जैसे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में क्या होगा कि जो इसकी चेन होगी, फैटी एसिड की चेन होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, मतलब 4 से 8 कार्बन की चेन प्रेजेंट होंगी बस। मीडियम चेन में क्या होगा कि 10 से 14 चेन्स प्रेजेंट होंगी हाइड्रोकार्बन की, और लॉन्ग में क्या होगा 16 से ज़्यादा, ठीक है। तो जितनी लंबी चेन, क्योंकि देखो आपको पता है कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस मिलकर ऐसे कुछ आपके फैटी एसिड बनते हैं, ठीक है। और जितनी लंबी चेन होगी उसके अकॉर्डिंग इनके टाइप्स दे रखे हैं। जैसे अगर आपकी वही है 4 से 8 के बीच में शॉर्ट, मीडियम अगर 10 से 14 है तो मीडियम बोल दोगे आप, और 16 से ज़्यादा है तो क्या बोल दोगे आप उसको, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। अगले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि भाई अगला क्लासिफिकेशन क्या होगा आपका, तो ऑड एंड इवन चेन के अकॉर्डिंग, कि देखो ऑड और इवन सिस्टम है उसके अंदर, किस तरीके का सिस्टम है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसकी बात की गई है। तो चेन पहले बना देता हूँ मैं, आपकी चेन बनाता हूँ एक ऐसे करके, कार्बन की चेन मिलके आपको पता है फैटी एसिड बना रही है। दूसरी एक और बनाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना इसका फैटी एसिड का, वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ऑड और इवन। अगर ऑड नंबर में चेन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ऑड नंबर में प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपको दिख रहा है किस तरीके का है, एक और ऐड, ठीक है 6 है यहाँ पे, तो ये किस तरह का है आपका, ये इवन है। यहाँ पे इवन चेन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो कैसे आपके, या तो 2 है, 4 है, 6 8 है, 10 है, मतलब इस तरीके के पेयर में अगर प्रेजेंट हो फैटी एसिड्स के कार्बन एटम्स, हाइड्रोकार्बन एटम्स, तो आप उनको बोलोगे कि आपके कौन से वाले फैटी एसिड्स हैं, वो आपके हैं इवन वाले, ठीक है, इवन चेन फैटी एसिड्स हैं। अगर मान लो कि अगर चेन कुछ इस तरीके की प्रेजेंट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 तो आपको पता है कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। और ऑड नंबर अगर चेन प्रेजेंट है तो आप इसको क्या बोल दोगे, ऑड चेन फैटी एसिड, ठीक है, ऑड चेन फैटी एसिड, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बिल्कुल सिंपली ऐसे कर सकते हो उसको पेपर के अंदर भी, ठीक है।
समझ गए। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट फैटी एसिड की बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है इनका वो होता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अगर आप सारे क्लासिफिकेशन याद ना कर पाओ तो इस वाले को जरूर याद कर लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही होता है जो आप प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हो कि सैचुरेटेड कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड कौन सा होता है। और अनसैचुरेटेड में भी, सैचुरेटेड में भी हमने दो टाइप पढ़े थे, एक तो पूफा पढ़ा था ना, पूफा, एक मुफा पढ़ा था। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी तो यही दो है, क्योंकि इन्हीं दो को आप एक्सप्लेन सही से कर सकते हो। ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड या फिर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड या फिर बीटा ऑक्सीडेशन, कई नाम से आ सकती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, किसी भी नाम से पूछे बात एक ही है। ठीक है, कौन कौन से नाम से पूछा जाएगा आपसे, देखो ऐसा पूछा जाएगा मेटाबॉलिज्म बताओ, ब्रेकडाउन बताओ फैटी एसिड का, या फिर बीटा ऑक्सीडेशन बताओ फैटी एसिड का, ये सारे आपका होता है। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बट आप इस तरह के फ्लो चार्ट में भी यूज़ कर सकते हो उसको, जैसे आपको याद हो आप उस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं हम कि किस तरीके से इसका ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, फैटी एसिड आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमें पता ही है। ठीक है, एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द देयर कैटाबॉलिज्म, कि जब आप जो आपको फैटी एसिड होता है, ये आपको पता ही है कि क्या होता है, एनर्जी रिच सोर्स होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। आपको ये पता होगा कि कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में आ रही है तो कहीं ना कहीं एनर्जी देने आ रही है, और ऐसे फैटी एसिड भी करता है। ठीक है, जब फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म होगा तो आपको पता है ना 9 kcal एनर्जी मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको बोला गया सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स। आपने पढ़ा भी होगा, प्रोटीन से 4 मिलती है, ग्लूकोज से 4 मिलती है, बट फैट से कितनी मिलती है, हमें फैट से 9 kcal मिलती है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि जब इसका ब्रेकडाउन करोगे, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन करना, तोड़ना। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेस पड़ी होगी ना, तो वो कैटाबॉलिज्म की बात कर रहा है, मतलब तोड़ने वाली प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन बीटा कार्बन टू फॉर्म बीटा कीटोएसिडोसिस। देखो होता क्या है, ये प्रोसेस जो होती है कहाँ पे हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये चीज़ तो आप याद ही रख लेना, जहाँ भी कहीं भी एनर्जी की बात होगी, चाहे वो फैट से निकालने की बात हो एनर्जी, चाहे वो प्रोटीन से एनर्जी निकालने की बात हो, चाहे वो ग्लूकोज से एनर्जी निकालने की बात हो, एनर्जी की जहाँ भी बात हो जाएगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तभी तो आप इसको बोलते हो ना पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, एनर्जी निकालना। इसलिए इसका नाम, जहाँ भी एनर्जी की बात की जाए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो आना ही आना है। ठीक है, चलो करता क्या है, इसके अंदर होता क्या है कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है किसका, कार्बन एटम्स का, और उससे बन क्या जाता है, कीटोएसिडोसिस। ठीक है, कि जब भी क्या होगा, जब आपका फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैट के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, तो फैट के मॉलिक्यूल्स टूटने के बाद देखो एनर्जी तो मिलेगी, साथ साथ आपको बीटा कीटोएसिडोसिस भी मिलता है। इस चीज़ को भी याद रखना, बीटा कीटो एसिड, यही जाके आगे क्या करता है, कीटोन्स बॉडी बनाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब जो बंदा ज़्यादा फैट इंटेक करता है ना, उसकी बॉडी में कीटोन्स बॉडी फॉर्म हो जाती है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि देखो वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका, ये आपके फैटी एसिड का। जब फैटी एसिड को तोड़ोगे, क्योंकि देखो आपको पता है कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में जब आप उसका यूज़ करो तो कोई ना कोई वेस्ट तो निकलेगा ही ना। खाना भी खाते हो तो घर में क्या होता है, सारा थोड़ी खा जाते हो, छिलके तो फेंकते ही हो। ठीक है, तो ये भी कुछ इस तरह से लगा लो कि ये भी कहीं ना कहीं उसका वेस्ट ही है, बीटा कीटो एसिड। और ये क्या होता है, जितना ज़्यादा फैट को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा कीटो एसिड बनेगा, और कीटो एसिड जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ब्लड के नेचर को क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। तो ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट है। फैटी एसिड क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस एंड अकर इन द टिश्यूज सच एज मसल्स, लंग्स, किडनी, टेस्टिस एंड एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, जो आपकी बीटा ऑक्सीडेशन, जो आप प्रोसेस पढ़ोगे कि बीटा ऑक्सीडेशन या मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, ये क्या होती है कि एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। पूरी आप देखोगे सीरीज में टूटता है, ऐसे नहीं कि सीधा फैट से सीधा फैटी एसिड में टूट गया, ऐसा नहीं होता। उसका पूरा अमाइनो असाइल को में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को, मतलब बहुत सारी चीज़ आप पढ़ोगे आगे, उस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में कन्वर्ट होता है आपका ये धीरे धीरे। और कहाँ पे होता है, मोस्टली आपका मसल्स के अंदर, जहाँ भी एनर्जी चाहिए। सीधी बात है, जहाँ भी टिश्यूज़ में एनर्जी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे होगा ये प्रोसेस। जैसे कि मसल्स में तो सबसे ज़्यादा होता है, मसल्स में होता है। लंग्स में आपको पता है रेस्पिरेशन चल रही होती है कंटिन्यूस, वहाँ पे एनर्जी चाहिए। किडनीज में फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, वहाँ भी एनर्जी चाहिए। टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वहाँ भी चाहिए। तो जिस भी टिश्यूज़ में जहाँ भी एनर्जी चाहिए, ज़्यादा चाहिए थोड़ी सी, वहाँ पे क्या होता है, आपका बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड देखने को मिलेगा आपको। समझ गए, रटना कुछ नहीं है, समझना है बस आराम से, इजीली समझ लो, आपको याद अपने आप हो जाएंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा ही नहीं आपको। ठीक है, समझ गए। तो मसल्स का आप समझ ही गए कि मसल्स में क्या होता है, कि मसल्स में तो आपको पता है मसल्स तो काम करती ही रहती है प्रॉपर पूरे दिन। लंग्स में पूरे दिन क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन चलता रहता है। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता रहता है। टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है।
इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। बीटा ऑक्सीडेशन अकर ऑल टाइप ऑफ फैटी एसिड, चाहे वो कोई सा भी हो, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, ऑड हो, इवन हो, एटसेट्रा, कोई सा भी। देखो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है, अगर फैट को तोड़ना है आपको, तो ये सभी तरह के फैटी एसिड में होता है। कहीं आप सोचो कि इवन में नहीं होगा, ऑड में नहीं होगा, सैचुरेटेड में नहीं होगा, सब में होता है। चाहे वो कोई सा भी फैटी एसिड हो आपका, इवन हो, ऑड हो, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, कोई सा भी हो, सब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ फैटी एसिड इज फैटी असाइल कोए, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, असाइल कोए वगैरह में कन्वर्ट होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है किसकी, फैटी एसिड की जो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है वो होती है आपकी फैटी असाइल कोए। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करना होता है प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट फैटी एसिड इज एक्टिवेटेड टू असाइल कोए बाय द एंजाइम ऑफ असाइल कोए सिंथेटेज। ठीक है, जो फैटी एसिड होता है ना आपका, देखो आप ये याद रखना, कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मैं बताया था आपको, यहाँ पे मैंने ग्लूकोज वाले में बताया था, बट यहाँ पे दोबारा से बता दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन आपका पेपर में आता है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। देखो मैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, सपोज दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बाहर मान लो फैटी एसिड है, यहाँ पे फैटी एसिड है, और आपको पता है फैटी एसिड को तोड़ के उससे एनर्जी निकालनी है तो उसको कहीं ना कहीं अंदर तो भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, समझ गए। अब ये याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्टली कभी फैटी एसिड नहीं जा सकता, समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कभी भी क्या होगा, फैटी एसिड डायरेक्ट एंटर कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन्स क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे वापस। इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, जैसे देखो आपको पता ना कि अगर कहीं दूसरी जगह पे जाना हो तो अपना फेस वगैरह बदलना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा मिमिक करना पड़ता है वहाँ के लोगों की तरह ना। सेम ये भी क्या करता है, फैटी एसिड अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, ये अपने आप को कन्वर्ट करता है किसमें, असाइल कोए में। असाइल कोए में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, असाइल कोए में, ये असाइल क्या होता है, कोए क्या होता है आपका, एक्टिवेटेड फॉर्म होता है किसका, फैटी एसिड का। अब ये क्या कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर सकता है, समझ गए। तो फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कराने के लिए पहले क्या करना पड़ता है आपको, असाइल कोए में, फैटी असाइल कोए में कन्वर्ट कराना पड़ता है, ताकि ये क्या कर सके, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाए। और अब क्या होगा, इससे तोड़ के एनर्जी निकाल ली जाएगी, समझ गए। फैटी एसिड से असाइल कोए में कौन कन्वर्ट करा होता है, तो एंजाइम का नाम यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देखो सिंथेटेस। जिस भी एंजाइम का नाम आएगा, जो भी चीज़ कन्वर्ट हो रही होगी उसी के आगे क्या लग जाता है, सिंथेटेस लिख जाता है। जैसे असाइल कोए सिंथेटेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एंजाइम का नाम, ये इसका एंजाइम का नाम है। ठीक है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। असाइल कोए में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली जाएगा ही नहीं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्ट जा ही नहीं सकता कभी भी, समझ गए। चलो यहाँ पे देखो एक लाइन भी लिखी हुई है, ओनली एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बाय स्पेशलाइज्ड कार्टिनाइन कैरियर सिस्टम कॉल्ड कार्टिनाइन शटल। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि ओनली एक्टिवेटेड फैटी एसिड ही क्या होगा आपका, किस में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर सकता है। इसके अलावा अगर आप सोचो कि डायरेक्टली आप फैटी एसिड को अंदर डाल दोगे तो फैटी एसिड कभी भी एंटर नहीं करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि कार्टिनाइन शटल प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था स्पेशल टाइप के वहाँ पे मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटीन्स, जो कि एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, किसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, फैटी एसिड को। वो किसको एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोए को एक्सेप्ट करेंगे और इसको अंदर भेज देंगे, समझ गए। इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है आपको, एक्टिवेटेड फॉर्म में, मतलब एसाइल कोए में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है आपकी। देखो ये है आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होती है। ये आफ्टर कब है आपका, जब एसाइल कोए में कन्वर्ट हो गया आपका क्या, फैटी एसिड। ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी प्रोसेस जो है ना, ये पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की है। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर प्रोसेस किसके अंदर की है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उससे पहले जो फैटी एसिड की बात की गई थी वो सारी बाहर की थी, ब्लड वेसल्स के अंदर की बात की थी। अब जो प्रोसेस है पूरी, ये किसके अंदर है प्रॉपर, ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की प्रोसेस है। इसके अंदर पूरा आपने देखा है कि यहाँ पे कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, चलो बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की, कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ का फैटी एसिड, या फिर आप बोल सकते हो इसको ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, कुछ भी बोल सकते हो। 3 स्टेजेस के अंदर होता है, 3 स्टेज। सबसे पहला क्या होगा कि फैटी एसिड क्या होगा, एक्टिवेशन होगा सबसे पहला, जो आप पढ़ चुके हो। एसाइल कोए में किस में होगा, कन्वर्ट होगा, पढ़ा था ना आपने कि सबसे पहला क्या होगा काम, एसाइल कोए में कन्वर्ट होगा, एक्टिवेशन होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसको किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब एसाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे क्या थे, कार्टिनाइन शटल थे, कैरियर प्रोटीन थे, जो इस एसाइल कोए को क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएंगे।
और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, लास्ट प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर होगा क्या कि फाइनली एसिटाइल CoA कैन बी एंटर इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल एंड गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O, ठीक है। ये होगा क्या कि आपका जो एसिटाइल CoA है, जो आपका एसाइल CoA जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको फाइनली ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लास्ट वाला प्रोडक्ट होगा आपका एसिटाइल CoA, ठीक है। और एसिटाइल CoA आप पढ़ चुके हो किसके अंदर, आपके क्रैब साइकिल के अंदर, कि वहाँ से इसका और ऑक्सीडेशन करके इसके अंदर से एनर्जी निकाल ली जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी, आपकी बीटा ऑक्सीडेशन की, ठीक है। इनको अच्छे से रट लेना क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें हैं, इनमें कोई भी लॉजिक आप नहीं लगा सकते हो, इनमें हमको इनके एंजाइम्स के नाम, ठीक है, याद करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। बट मैंने अपने टाइम पे किस तरीके से याद किया था, देखो मैंने एट BBA करके याद किया था इसको, एट BBA करके याद किया था, BBA, ठीक है। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो, बट फिर भी आपको इनके नाम याद होने चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को यूज़ कर पाओगे, एट BBA करके, ठीक है। A फॉर एसाइल CoA हो जाएगा आपका, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ एक बार। एट BBA इसकी ट्रिक है बीटा ऑक्सीडेशन की, प्रॉपर साइकिल की। A फॉर हो जाएगा आपका एसाइल CoA, T फॉर हो जाएगा ट्रांस एनॉइल CoA, एनॉइल CoA, ठीक है। B फॉर हो जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल CoA, ठीक है। और एक और नेक्स्ट B मतलब होगा आपका बीटा कीटो एसाइल CoA, बीटा कीटो एसाइल CoA। और लास्ट मतलब आपको पता ही है एसिटाइल CoA, AC, एसिटाइल CoA होता है लास्ट लुक, जो कल लिख दिया मैंने, एसिटाइल CoA, जो आपका किस में एंटर होगा, क्रैब साइकिल के अंदर एंटर होता है, एसिटाइल CoA, जो आपने क्रैब साइकिल में पढ़ा होगा। तो ये पूरा क्या होता है आपका, किसका होता है, ब्रेकडाउन होता है किसका, फैटी एसिड का। कुछ इस तरीके से क्या होता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है। इसको देखो याद करने की यही ट्रिक है, सिंपल सी, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इसलिए आप इसी ट्रिक से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और कोई इसमें लॉजिक है नहीं जो आप इसमें लॉजिक पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसकी एक फ्लो चार्ट भी है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम, जो उसका सिंपल सा फ्लो चार्ट है। अगर आपको कहीं ये याद नहीं होता ना, मान लो कई बार होता है कि आप भूल जाओगे पेपर के अंदर, तो उसके कंपनसेटरी में आप क्या कर सकते हो, उस फ्लो चार्ट को भी यूज़ कर सकते हो। मतलब खाली नहीं छोड़ना पेपर को, कुछ तो करना ही है। तो उसके जब आप ये ना लिख पाओ, मान लो आपको याद नहीं आ रहा, बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड साइकिल याद नहीं आ रहा, तो उसके कंपेयरिंग में आप फिर दूसरी वाली चीज़ को यूज़ करोगे, ठीक है। वो इससे ज़्यादा सिंपल है, बट नंबर ज़्यादा इसी में मिलेंगे आपको, क्योंकि जब चीज़ ये पूछी जाए तो आपको यही बताना है। नहीं याद आती तो आपको छोड़ के नहीं आना, कुछ तो करके आना ही है, ठीक है। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।